सो हेलो गाइस, एक और नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथनॉल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथनोइक एसिड एंड सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। टोटल मिला के मीनिंग ये है कि ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के जितने टॉपिक्स थे ऑलमोस्ट इसको मिला के एंड हो जाएंगे। तो हम इस बातों को ध्यान दे रहे हैं कि लेक्चर्स हो सकता है एक दो दिन आगे पीछे थोड़ा सा लग जाए, लेकिन आपके लिए बेस्ट ऑडियो के साथ बेस्ट लेक्चर्स रेडी हों, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जस्ट इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथनॉल टॉपिक क्लियर है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथनॉल का मीनिंग क्या है। एथनॉल का पहले सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं कि एथनॉल फार्मूला क्या है। फार्मूला ध्यान देना, एथनॉल का फार्मूला है CH3CH2OH। CH3CH2OH एथनॉल प्रोनाउंस होता है। एथनॉल commonly known as अल्कोहल। कॉमनली देखा जाए तो इसको अल्कोहल के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। अल्कोहल के अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट इसका बहुत अच्छा है। इम्पैक्ट प्रोवाइडेड short term relief with few consumptions of with small amount consumption of it, अल्कोहल का थोड़ा सा कंजप्शन करने से वो एक तरह का शॉर्ट टर्म रिलीफ प्रोवाइड करता है, जिसमें इंसान फील करता है कि उसको रिलीफ है, पर वो रिलीफ नहीं होता, वो साइड इफेक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा इसमें क्या बोलते हैं, एक तरह का ड्राउजीनेस फील हो सकता है, बेहोशी सी ड्राउजीनेस फील हो सकता है। एंड प्योर इनटेक ऑफ अल्कोहल मे बी लीथल। प्योर इनटेक ऑफ अल्कोहल बहुत ज़्यादा लीथल होता है, जानलेवा होता है, ये इंसान को डेड कर सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाए तो ब्रेन एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, ब्रेन एफिशिएंसी लगातार डिक्रीज होती रहती है। डिक्रीजिंग एबिलिटी टू डिसाइडेड एनीथिंग, लगातार पर्सन की एबिलिटी डिक्रीज होती रहती है कि वो कुछ डिसाइड कर पाए। लगातार वो सोसाइटी बेसिस पे इंसान बेशरम हो जाता है। सोसाइटी बेसिस पे ड्रिंक करने के बाद वो फिर सारे जो एथिक्स वगैरह है उनको फॉलो नहीं कर पाता। ये सारे इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं। इसका अगर देखा जाए तो बहुत सारे एप्लीकेशन भी है। अगर सोसाइटी बेसिस पे देखा जाए तो सोसाइटल बेसिस पे ये कंडेम्ड है। सोसाइटल बेसिस इट इज प्रोहिबिटेड, पूरी तरीके से प्रतिबंधित है कि आप पब्लिक प्लेस पे आप इसका इनटेक करें, लेकिन लोग करते हैं। सोसाइटी में बड़े पैमाने पे इसका इनटेक होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए इसका एप्लीकेशन, इसके यूजेस भी बहुत है। और रीज़न क्या है इसके यूजेस होने के? यूजेस एप्लीकेशन के बेसिस पे लिखेंगे। यूजेस एप्लीकेशन, इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट। अच्छा सॉल्वेंट होने की वजह से, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, गुड सॉल्वेंट होने की वजह से यूज्ड टू फॉर्म टिंक्चर ऑफ आयोडीन फॉर्मेशन के काम आता है। इसके अलावा यूज्ड इन कप सिरप्स, खांसी की दवाइयों में इसका बहुत यूज होता है, कप सिरप्स एंड अदर टॉनिक्स और दूसरे कप सिरप्स वगैरह फॉर्मेशन में भी इथेनॉल का बहुत यूज होता है। इसके इतने सारे यूजेस हैं और हमें पता है प्योर अल्कोहल इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं इम्पैक्टफुल होता है कि वो डेथ भी फॉर्म कर सकता है। इसके कुछ रिएक्शंस के बारे में समझते हैं। जो रिएक्शंस हमारे
काम की हैं उन्हीं की बात है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है बहुत काम की है, रेलिवेंट है टू द एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आलतू फालतू नॉलेज नहीं है। तो प्लीज़ अगर ये सारी चीज़ें आपको बेहतरीन लग रही है, लगातार हम इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, तो जस्ट एप्रिसिएशन के लिए शेयरिंग और सब्सक्राइब, और कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं कि रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम कहने का मतलब है मेटल, कि किसी मेटल से अगर ये रिएक्ट करेगा अल्कोहल तो किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। एक तरफ CH3 CH2 OH और एक तरफ हमारे पास Na। जब रिएक्ट होगा तो ये फॉर्म करेगा CH3 CH2 ONA सोडियम सॉल्ट, सेकेंड टाइम H2 गैस। तो ये सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन और H2 गैस रिलीज करेगा। सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन, सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन और रिलीज H2 गैस। तो अल्कोहल कभी भी किसी मेटल से रिएक्ट करेगा, इथेनॉल कभी भी किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो H2 गैस फॉर्मेशन करेगा। ये बहुत जरूरी है कि H2 गैस रिलीज होने वाली है कभी भी आप अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे। तो प्लीज इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे हम दूसरी रिएक्शंस पे देखते हैं कि दूसरी रिएक्शन एक और रिएक्शन है, नोट करते रहना। रिएक्शन विद फॉर्मेशन है, इसमें हम किसी तरीके से इसको एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। ओहो शिट, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जैसे सेकेंड रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स की बात करें तो हमारे पास अल्कोहल है CH3 CH2 OH। अगर इसको एल्कीन्स में कन्वर्ट करना है तो एल्कीन्स में कन्वर्ट करने के लिए कॉन्संट्रेटेड हॉट H2SO4, तो हॉट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड रिमूव करेगा H2O, तो ये बन गया एथीन। ये था इथेनॉल, इथेनॉल ये फॉर्मेशन करेगा एथीन। ओके, अब यहां पे देखो H2O रिमूव हो रहा है। किसी रिएक्शन में अगर H2O रिमूव हो रहा है तो आप कह सकते हो H2O सब्सटेंस में से अलग हो रहा है, कंपाउंड्स में से रिमूव हो रहा है, आप कह सकते हो ये प्रोसेस डिहाइड्रेशन होगी। दिस रिएक्शन नॉन एज ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन नॉन एज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि हमारे लगातार पानी निकल रहा है बॉडी से तो डिहाइड्रेट होते रहते हैं, तो हमें दोबारा से रीहाइड्रेट करने के लिए किसी तरीके से H2O इनटेक करना पड़ता है, या नींबू पानी के फॉर्म में, या प्योर वाटर के फॉर्म में, या जलजीरा के फॉर्म में, या पेप्सी के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जिसको जो पसंद आए वो यूज़ करता है अपने आप को रीहाइड्रेट करने के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाए तो ORS घोल यूज़ किया जाता है, डिफ एनर्जी पाउडर्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स इस तरीके से हम कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए हमें इन बातों पे ध्यान देना है। रिक्वायर्ड नॉलेज जो रेलिवेंट है उसी की पढ़ाई कर रहे हैं, उससे अलग फालतू नहीं भागेंगे जो हमारे काम का नहीं है, ठीक है जी। तो आपको रेलिवेंट चीजें मिलेंगी और सब कुछ मिलेगी, कोई भी छूटेगा नहीं टॉपिक। एक्स्ट्रा चाहे मिल जाए लेकिन ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा जो आपके लिए भी फालतू हो और हमारे लिए भी बहुत फालतू हो। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम स्पेशली बात करने वाले हैं स्पेशली इथेनॉइक एसिड, स्पेशली एथेनॉइक एसिड। एथेनॉइक एसिड फॉर्मूला सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये साइंटिफिकली किस फॉर्मूले को डिनोट करेगा, CH3COOH। ये एथेनॉइक एसिड का फॉर्मेशन फॉर्मूला है। इसके यूजेस की बात करते हैं। यूजेस 7 to 8% ऑफ एथेनॉइक एसिड विद वाटर, एथेनॉइक एसिड इन वाटर, वाटर फॉर्म विनेगर। विनेगर बहुत ज़्यादा यूजफुल सब्सटेंस है, विनेगर बहुत ज़्यादा यूजफुल एक सब्सटेंस है कि 7 to 8% उसमें एथेनॉइक एसिड प्रेजेंट होता है विद द H2O। यूज्ड टू प्रिजर्व पिकल्स, यूज्ड टू प्रिजर्व पिकल्स, प्रिजर्व
पिकल्स। तो बहुत सालों साल जो हमारे घरों में पिकल्स मेंटेन रहते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं 2 साल 4 साल 5 साल बाद। ख़राब वाला वर्ड यहाँ यूज़ नहीं हो पाता कि हम लगातार, वो और बेहतरीन होता जाता है समय बीतने के साथ। तो वहाँ पे जो रोल आता है उसको प्रोटेक्ट करने का वो विनेगर्स का आता है। विनेगर्स का आता है कि वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, उसको टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने देता। तो विनेगर का बहुत बड़ा रोल आता है। और विनेगर खुद एथनोइक एसिड के फॉर्मेशन से, एथनोइक एसिड उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जिससे वो फॉर्म्ड हो रहा है, ये बात ध्यान देना। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसका मेल्टिंग पॉइंट। CH3COH मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन। 290 केल्विन। अगर आप ध्यान से देखना, आप यहीं पे पता लगता है कि कौन व्यूवर्स है कौन लर्नर्स है। लर्नर जो होगा वो समझ जाएगा 290 केल्विन से मैं इंडिकेट क्या करना चाहता हूँ। व्यूवर जो होगा 290 केल्विन है रट्टा मार के निकल जाएगा। व्यूवर्स को जस्ट देखना है, नेगेटिविटी करनी है या फिर उसको देख के क्या बोलते हैं इरिटेट करना है, जस्ट और कुछ नहीं है मतलब। लेकिन लर्नर जो है समझेगा, सीखेगा, जो भी कुछ है बहुत बेहतरीन सीखेगा। तो प्लीज यहाँ पे लर्नर्स बनने की कोशिश करें, व्यूवर्स मत बनिए। व्यूवर्स पहले जमाने में होता था, है ना, ये अपडेट हुई है, लर्नर्स बनिए। ओके, तो आगे बनते हैं। आगे बढ़ते हुए ध्यान देना कि 290 केल्विन से क्या इंडिकेट करना चाहता हूं मैं। 290 केल्विन सिर्फ और सिर्फ इतना इंडिकेट करता है एट विंटर टाइम। एट विंटर टाइम CH3COH converted into, at winter time CH3COH converted into solid form. That's why CH3COH known as glacial acetic acid. Glacial acetic acid विंटर टाइम में देखा जाए तो CH3COOH जो है कन्वर्टेड होता है सॉलिड फॉर्म में, दैट्स वाई CH3COH नॉन एज ए ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए कहा जाता है, विंटर सीजन में सॉलिड फॉर्म में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाता है। 290 केल्विन का मतलब ही यही है कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने के इक्वल होता है? 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273 केल्विन के। तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के जस्ट थोड़ा सा टेम्परेचर है कि आप जैसे ही 7 डिग्री और इंक्रीज करोगे तो 290 केल्विन पे तो ये मेल्टिंग पॉइंट है, लिक्विड बनना स्टार्ट होगा, मतलब उससे पहले ये पूरा टोटल सॉलिड होगा। तो हमें विंटर में इजीली 290 केल्विन के नीचे ही टेम्परेचर एवरेज रहता है, तो हमें ये ग्लेशियल फॉर्म में दिखेगा, सॉलिड फॉर्म में दिखेगा, ठीक है, पिघले हुए फॉर्म में नहीं दिखेगा, ये सॉलिड फॉर्म में दिखेगा। तो यही इसकी खास बात है कि हमें ऐसा दिखने वाला है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड उसको कहेंगे। और इसका सेकेंड नेम भी यही है कि ये नॉन एज एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड, कॉमनली ग्लेशियल एसिटिक एसिड, कॉमनली एसिटिक एसिड। ओके, प्लीज ये ध्यान देना, एसिटिक एसिड इसका नाम होगा। इसके बाद इसके कुछ रिएक्शंस पे आते हैं, वो रिएक्शंस जो हमारे एग्जाम में टू द पॉइंट डायरेक्टली आए हुए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। जैसे एक पहले एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या है? इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म्ड एस्टर। इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एस्टर फॉर्म्ड होगा। जैसे आपको मैं रिएक्शन शो करता हूं, इस तरफ CH3COOH है और इस तरफ CH3CH2OH है, ठीक है। तो ये ध्यान से आप देखो, तो आपको ये बाद में ध्यान से दिखाता हूं, आप ये ध्यान से देखो कि यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा। CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2CH3, उम्मीद है दिख रहा होगा। और फिर लास्ट में एक और प्रोडक्ट बनेगा H2O। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ था अल्कोहल, वो भी स्पेसिफिकली बात किया जाए तो यहाँ पे हमने क्या लिया, इथेनॉल। अल्कोहल में भी स्पेसिफिकली इथेनॉल। यहाँ पे एसिटिक एसिड, पता होना चाहिए, सारा नाम पता होना चाहिए आपको, एसिटिक एसिड, उसमें भी इथेनॉइक एसिड,
इथेनॉइक एसिड यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है एस्टर्स का, एस्टर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को भी, इस रिएक्शन को भी आप डिहाइड्रेशन कह सकते हो, क्योंकि रिमूवल ऑफ H2O हो रहा है, रिमूवल ऑफ H2O हो रहा है। आप ध्यान से देखोगे H2O रिमूव कहाँ से हो रहा है, यहाँ से OH रिमूव हो रहा है और यहाँ से H रिमूव हो रहा है। यही दोनों आपस में ज्वाइन होकर H2O फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ से OH रिमूव और यहाँ से H रिमूव हो रहा है। यही दोनों आपस में ज्वाइन होकर H2O सब प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, मेन प्रोडक्ट एस्टर फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये ध्यान देना, ठीक है। तो मैं स्पेशल बात ये लिखने वाला था यहाँ पे, दिस रिएक्शन ऑल्सो नॉन एज, दिस रिएक्शन ऑल्सो नॉन एज डिहाइड्रेशन। इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, ये ध्यान देना। दिस रिएक्शन ऑल्सो नॉन एज ए डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी ये कहलाएगी, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। इसके बाद सपोनिफिकेशन रिएक्शन की बात करते हैं कि व्हाट इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो यहीं से बात निकल के सामने आएगी, सपोनिफिकेशन रिएक्शन की मीनिंग क्या है। यही रिएक्शन है जो हमारे अगले कंसेप्ट पे हमें ले जाएगी कि सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है। इसको भी रिमूव कर दो जब इतना हो गया। तो ये B है, ये B इसलिए क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। इथेनॉल हमारा B एंड हो गया। अगर हम बात करें सपोनिफिकेशन प्रोसेस, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन की मीनिंग हो जाती है एस्टर CH3 CH2 एस्टर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर CH3, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखोगे तो यहाँ पे CH3 CH2O C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3 है। अगर इसको हमने NaOH के साथ रिएक्ट करवा दिया, बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया, बेस के साथ रिएक्ट करा दिया, तो ये दोबारा से जो इसके कंपोनेंट्स थे रॉ मटेरियल से वो फॉर्मेशन हो जाएंगे। ये हमारा प्रोडक्ट था एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस में। अगर हमें दोबारा से रिएक्टेंट अमाउंट चाहिए तो NaOH बेस से रिएक्ट करा दो, तो वही हमें बेस, वही हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा जो हमारा रिएक्टेंट था। कि हमें मिल जाएगा एक तरफ CH3 CH2OH अल्कोहल मिल गया, और दूसरी तरफ हमें मिल जाएगा CH3 COONA, ठीक है। तो एक तरफ अल्कोहल मिल जाएगा और एक तरफ हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता हुआ आपको क्लियरली दिखेगा। ये क्लियर है? एक बार ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आस्क करना, आपको जरूर इसका आंसर मिलेगा। लेकिन आप जब रिप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा, ठीक है। मैं अपने आप से अंतर्यामी नहीं हूँ, सब कुछ जान जाऊँगा। तो आगे की बातों पे ध्यान देते हैं, जैसे रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिटिक एसिड, रिएक्शन विद द बेस। कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, उसको बेस के साथ रिएक्ट करवा दो। जैसे आज कुछ स्पेशल मार्कर यूज़ करते हैं, CH3COOH है, CH3COOH है, और इसको रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH के साथ। जब NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ बन रहा है CH3COONA प्लस H2O। तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होगा। कभी भी आप बेस के साथ रिएक्ट कराओगे एसिटिक एसिड को, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ये क्लियर है? एक रिएक्शंस की और बात करेंगे जिसमें हम कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का प्रोसेस देखेंगे। इतनी सारी बातें जो हो रही हैं वो मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये बार बार देखता रहता हूँ, मैं बार बार समझता रहता हूँ ये चीज़ें, रोज डेली बस है जी, है ना, दे पा रहा हूँ आपको, सब ऊपर वाले की मेहरबानी। तो देखो, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स।
हम दो तरह की रिएक्शंस देखेंगे, एक कार्बोनेट्स के साथ और एक हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। कि जैसे हमारे पास CH3COOH प्लस कार्बोनेट्स हैं, CO3 2 नेगेटिव, सोडियम कार्बोनेट्स आप ले सकते हो, है ना, लेकिन आपको पता है मेनली कार्बोनेट्स ही एक्ट करेगा। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक फॉर्मेशन हो रहा है CH3 सोडियम कार्बोनेट्स। इसको O लगाते हैं कि क्या लगाते हैं, ध्यान देना जी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सॉल्ट फॉर्मेशन हर बार सोडियम का ही होगा, CH3CO सोडियम लगा देना बेटर है। फिर इसके अलावा CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये ध्यान देना, कभी भी आपके पास एसिटिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कराओगे तो सोडियम का सॉल्ट बनना है, हर रिएक्शंस में आपने देखा है। फिर उसके बाद CO2 और H2O निकलना, ये इंडिकेट कर रहा है कि सोडियम कार्बोनेट्स के साथ आप रिएक्ट कर रहे हो। यही बात क्या उसमें भी देखने को मिलेगी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3 2 नेगेटिव है। जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी सोडियम सॉल्ट बनाएगा। सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन के बाद CO2 प्लस H2O गैस रिलीज होगी, CO2 प्लस H2O गैस रिलीज होगी। ये क्लियर होगी बात कि CO2 प्लस H2O गैस रिलीज हो रही है, प्लीज़ इस बात पे ध्यान देना। एंड देन इन सारी बातों के साथ आपको मैं बता दूं कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड और इथेनॉल में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिलेबस में इतना ही है। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ना जो चाहे वो अलग से कांटेक्ट कर देगा, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। आउट ऑफ सिलेबस हम नीट लेवल तक की बात कर लेंगे, जेईई मेंस लेवल तक की बात कर लेंगे, लेकिन अभी जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ना समझदारी वाली बात है। बेवकूफ़ वो लोग होते हैं जो हद से ज़्यादा पढ़ लें, चाहिए कुछ और कर कुछ और रहे हैं, तो वो बेवकूफ़ लोग होते हैं। एक्चुअल बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा, जस्ट सब्सक्राइब शेयर इन सब फालतू बातों के चक्कर में, इन सब चीज़ चक्करों में मैं आपको गलत न्यूज़ दूं, गलत इन्फॉर्मेशन दूं, ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत लोग करते हैं। तो उन चीज़ों से प्लीज़ बच के रहिए कि आपको मीठी मीठी सच्चाई ना बता के आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक्चुअल बता रहा हूँ, मेहनत है, पढ़ाई है और लगातार डेडिकेशन है कि आप कहीं भी कैसे भी पढ़ते रहिए, लेकिन लगातार जब तक खुद से लगेंगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। तो प्लीज़ यहाँ पे भी अगर लेक्चर्स देख रहे हो तो पूरा लर्न करिए, पूरा समझिए। एंड तक लेक्चर्स देखने का रीज़न यही है कि एंड तक नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। टूटा फूटा देखोगे, सारे लेक्चर्स देखो और एकदम शुरू से एंड तक देखो, तब बात बनेगी, ठीक है। तो अभी मैं जिस चीज़ की बात करने वाला हूँ वो है सोप, ठीक है। कि सोप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि सोप के बारे में अगर डेफिनेशन करें कि डेफिनेशन क्या होगा, तो इट इज ए सोडियम एंड पोटेशियम salt of long chain of carboxylic acid, long chain of carboxylic acid। सोप क्या है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन का। कि आपको देखने को मिलेगा कि इसमें देखने को मिल रहा है कि सोडियम सॉल्ट है और फिर लगातार एक लंबी चेन देखने को मिलती है जो C17H35 तक फॉर्मेशन होगा, इतनी बड़ी चेन देखने को मिल सकती है। दूसरा C17H35 ऐसी COO पोटेशियम भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे बहुत बड़े फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखना, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दिखते कैसे हैं। सोप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस तरीके से दिखेंगे। ये पार्ट शो करेगा उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। ये जैसे कि मान लो सोडियम है Na पॉजिटिव, तो इतना पार्ट जो होता है ये आपका होगा हाइड्रोकार्बन्स का। इतना पार्ट जो होगा वो हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट है, और इतना पार्ट जो है वो कह सकते हैं पोलर पार्ट्स है। उतना पार्ट नॉन पोलर है, उतना पार्ट पोलर्स है। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट्स है डिजॉल्व इन हाइड्रोकार्बन्स। थोड़ी बहुत बातें समझ भी जाना। हाइड्रोकार्बन्स में डिजॉल्व हो जाएगा, तो डिजॉल्व इन हाइड्रोकार्बन्स। इसी वजह से इसका एक स्पेशल नाम है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स पे डिजॉल्व होता है। जो हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट है इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। इसके अलावा पोलर सॉल्वेंट की पार्ट की बात करें तो पोलर सॉल्वेंट जो डिजॉल्व होगा वो सिर्फ और सिर्फ आयनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। आयनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने की वजह से इसको कहेंगे हाइड्रोफिलिक, ठीक है।
डिजॉल्व इन आयनिक, डिजॉल्व इन आयनिक पार्ट। तो आयनिक पार्ट में डिजॉल्व होने की वजह से ये हाइड्रोफिलिक है और वो हाइड्रोफोबिक है। तो ये आपस में मॉलिक्यूल्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहेंगे मिसल्स। तो ये प्लीज़ नोट करते रहना और फिर हम बात करते हैं मिसल्स क्या है, ठीक है। तो मिसल्स वो है जिसके बिना धुलाई नहीं होती। मेरी धुलाई शायद मिसल से हुई हो। तो देखो मैं क्या बताने वाला हूँ कि मिसल्स की जो अरेंजमेंट है वो ऐसे दिखती है। कि मान के चलते ये सोडियम सॉल्ट्स है, सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं मिसल्स, पोटेशियम के नहीं है। पोटेशियम के भी पॉसिबल है लेकिन हम सोडियम जनरली ले रहे हैं क्योंकि सोडियम जनरली हमने देखा है ना, ये सब कह सकते हैं। और ये हमारे डर्ट के पार्टिकल्स हैं जो किसी भी क्लोथ पे प्लेस्ड है। तो डर्ट पार्टिकल्स को अगर हमें रिमूव करना है तो डर्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए देखने को मिलता है जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट डिजॉल्व देयर, हाइड्रोफोबिक पार्ट डिजॉल्व देयर। हाइड्रोफोबिक पार्ट यहां डिजॉल्व होगा और हाइड्रोफिलिक पार्ट इन वाटर, हाइड्रोफिलिक इन वाटर। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है डिजॉल्व होता है डर्ट में और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वाटर में डिजॉल्व होता है। और लगातार जब इनमें क्या बोलते हैं एक फोर्स लगती है, स्ट्राइकिंग फोर्स लगती है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग फोर्स, एक मिनट जी, आफ्टर स्ट्राइकिंग फोर्स, सो सॉरी, आफ्टर, आज अकेला हूं है ना तो सारी अरेंजमेंट ऐसे ही है। आफ्टर स्ट्राइकिंग फोर्स रिमूवल ऑफ डर्ट अकर्स, रिमूवल ऑफ डर्ट अकर्स। तो अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे क्लास ओवर करते हैं और फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो गया है। एक दो स्पेसिफिक बातों की जरूरत है जो 2-3 मिनट की बात में दी एंड हो जाएगा, 2-3 मिनट के लेक्चर्स में दी एंड हो जाएगा। तो प्लीज़ आपको वॉइस क्वालिटी बहुत बेहतर लगी हो और फिर इसके साथ साथ क्या बोलते हैं आपको ये सारे कंटेंट बहुत मजेदार है, बहुत समझ में आने लायक है, लर्न करने वाली बातें हैं इसमें, तो जस्ट व्यूवर से बेहतर है कि लर्नर्स बनिए और थोड़ा दूसरों के बारे में सोचिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दूसरों के बारे में सोचना, हम भी हैं उसमें शामिल और उसमें दूसरे लोग भी हैं कि दूसरे लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी चैनल है जिसमें लगातार क्या बोलते हैं एक यंगस्टर पर्सन है जो लगातार कोशिश कर रहा है खुद भी बेहतरीन करने के लिए और दूसरों को भी अपने साथ जोड़ने के लिए। तो नेटवर्क बनाइए, लगातार दूसरों को जोड़िए और बहुत बेहतरीन काम करिए। तो गुड लक, बाय बाय जी।